नमस्कार, इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम इंडिया न्यूज ओपीडी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन सरकार की चिंता अभी भी लगातार बरकरार है। कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। चिकित्सकों की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर की कारण बन सकता है। ऐसे में सरकार अभी भी सावधानी बरतने की अपील लगातार आम जनता से कर रही है और ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी कार्यक्रम की शुरुआत करके पहल की है, जहां पर हमारे दर्शक घर बैठे ही डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और संक्रमण से बचाव को लेकर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिरीष रघुवंशी जुड़ेंगे कुछ देर में, जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। किस तरीके से आप कोरोना से खुद को बचा सकते हैं, किस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट से खुद को बचा सकते हैं और पोस्ट कोविड सिम्टम्स से भी हम अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, या अगर हमें पोस्ट कोविड सिम्टम्स हो जाते हैं तो उससे हम कैसे बाहर निकले। वैक्सीन से जुड़े तमाम सवाल, इन तमाम सवालों के जवाब आपको घर बैठे मिलेंगे। जी हाँ, इंडिया न्यूज ने इस कार्यक्रम की शुरुआत ही इस वजह से की है कि ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो घर बैठे ही उन्हें डॉक्टरी सलाह मिले, डॉक्टरी परामर्श मिले। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब जो है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ आपको बता दें कि इंडिया न्यूज भी आपसे यहाँ पर अपील करता है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लगातार आंकड़े कम होने लगे हैं, तो ऐसे में हमें सावधानियां अभी भी बरतनी होंगी, हमें सावधानियां छोड़नी नहीं होंगी, क्योंकि लगातार तमाम मामले सामने आ रहे हैं कि जहां पर सावधानियां कम हो रही हैं। तो ऐसे में हमें सावधानियां अभी भी बरकरार रखनी होंगी, क्योंकि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो जिस तरीके से लगातार विशेषज्ञों का यह कहना है कि संभावित तीसरी लहर देश पर अटैक कर सकती है, तो ऐसे में अगर आप और हम सावधान रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, तमाम गाइडलाइंस का पालन करेंगे, तो हम तीसरी लहर के कहर को कम कर सकते हैं, या यह हो सकता है कि तीसरी लहर का कहर हमें देखने को ही ना मिले। तो इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर शिरीष रघुवंशी जो हैं वो जुड़ गए हैं और उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शिरीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी के विशेष कार्यक्रम में। जी, और डॉक्टर शिरीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, डॉक्टर शिरीष, सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरीके से लगातार विशेषज्ञों का यह कहना है कि भारत में तीसरी लहर जो है उसका कहर देखने को मिल सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह बनेगा डेल्टा प्लस वेरिएंट। सबसे पहले डॉक्टर, आपसे डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में यहां पर जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट है और कितना खतरनाक ये वेरिएंट है और किस तरीके से हमारे शरीर पर यह हावी होता है। एक वर्ष से हम लोग कोरोना से निकल रहे हैं। पहला जो वेव आया था कोरोना का, उसमें जो वेरिएंट आया था इट वाज साइलेंट सॉर्ट ऑफ वेरिएंट, जो हल्के धीरे धीरे दबे पांव शरीर में जाता था और धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता था। परंतु इस पर जो सेकेंड वेव आई, इसमें डेल्टा वेरिएंट आया। डेल्टा वेरिएंट की खासियत यह है कि इट इज वेरी इन्फेक्टिव। ये एक आदमी से 20 लोगों को एक साथ फैलाता है और इसका इन्फेक्शन नाक में करीब 3 से 4 दिन रहता है और 5वें दिन तक वो फेफड़े को असर कर देता है और फेफड़े में सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका होता है एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर इसके चांसेस में सबसे ज्यादा रहते हैं। और एहतियात के तौर पर अगर देखा जाए, WHO ने भी ये कह दिया है, कोई विशेष दवाइयां हमारे पास है नहीं, जस्ट प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन इज द ओनली ट्रीटमेंट। तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा और इससे रोकथाम का एकमात्र उपाय है वो है वैक्सीनेशन। अंतिम प्रहार जो है वो वैक्सीनेशन रहेगा और हमारे देश का जो विकसित वैक्सीन है कोवैक्सीन, डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट पे तो प्रूव हो चुका है कि इट इज वेरी इफेक्टिव। डेल्टा प्लस की स्टडी चालू है, उम्मीद है इसमें भी ये इफेक्टिव रहेगा। तो थर्ड वेव से बचाने में हमको ये वैक्सीन जो है सबसे कारगर रहेगी। मैं चाहूंगा कि सब लोग वैक्सीनेशन कराएं, यही एक अंतिम उपाय है। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। मैं आपसे अगला सवाल इससे पहले अपने दर्शकों से मैं अपील कर दूं कि हमारे दर्शक जो हैं, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर कॉल करके डॉक्टर शिरीष जुड़ सकते हैं और अपने तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो जान सकते हैं कोरोना से जुड़े हुए। डॉक्टर शिरीष, आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हम बात करें, जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट हमें हिट करता है और सीधे हमारे फेफड़ों पर यह हिट करता है, ऐसे में क्या डॉक्टर यहाँ पर स्त्री और पुरुष का भी कोई फर्क देखने को मिलता है जब डेल्टा प्लस वेरिएंट हिट करता है बॉडी में?
डेल्टा प्लस वेरिएंट की वही बात आ रही है। जी मैं क्योंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ जी और मैं आपको ये इस समय बताना बहुत उचित चाहूंगा जी कि पूर्व में जैसे आईसीएमआर की गाइडलाइन की गर्भवती महिलाओं को टीका न लगाया जाए जी और लैक्टेटिंग मदर्स को भी टीका न लगाया जाए, जी तो एक खुशी की लहर है। जी जी डॉक्टर शिरीष, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने खुद इस बात का जिक्र किया, हमने भी अपने दर्शकों को बताया कि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर, क्या कोई प्रेग्नेंट महिला जो है, अगर वो टीका लगवाती हैं तो उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करेगा? क्योंकि लगातार तमाम ऐसे सवाल हैं। अगर बात हम सोशल मीडिया को लेकर करें या अपने दर्शकों को लेकर करें, तो हर कोई ये जानना चाहता है, तमाम उनके सवाल हैं। तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके भी सवाल हैं कि अगर वह गर्भवती हैं और वह टीका लगवाती हैं तो क्या उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी, या जिस तरीके से वह गर्भवती हैं तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई हानि या कुछ परेशानी हो इस टीके की वजह से? जी जी डॉक्टर शिरीष, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, जिस तरीके से बात स्त्री रोग विशेषज्ञ हो रही है, अगर स्त्री के लोगों को लेकर बात करें तो गर्भवती महिलाओं के तमाम इस वक्त सवाल हैं। गर्भवती महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि अगर वह गर्भवती हैं तो ऐसे में क्या वह वैक्सीन का टीका ले, वैक्सीन का टीका लेना उनके लिए उचित रहेगा, या लगातार ये सवाल है कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा इस टीके से? गर्भावस्था एक लो रेजिस्टेंस की स्टेट रहती है, जिसमें इंफेक्शन फैलने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। जी और पूर्व इस टीकाकरण के बारे में मना किया था, परंतु अभी जो नई गाइडलाइंस आई है और डॉक्टर वी के पॉल मेरे सामने रखी गई है कि अब गर्भवती महिलाओं को ये वैक्सीन सेफ है। तो जो गर्भवती महिला, उसका कोई भी महीना हो, पहले महीने से 9वें महीने तक कभी भी आप टीका लगा सकते हैं, और उसका प्रसव के बाद महीना है लैक्टेटिंग मदर जो बच्चे को दूध पिलाती है, वो भी अपना टीका लगा सकते हैं। क्योंकि लो रेजिस्टेंस स्टेट है, अगर गर्भवती महिलाएं अपने को टीका लगा तो के साथ अधिकतर वो ही घूमती रहती है, तो वो महिला अगर सुरक्षित हो जाएगी तो उनके बच्चे भी सुरक्षित हो जाएंगे। और थर्ड वेव में ऐसा कहा जा रहा है कि ये थर्ड वेव बच्चों को शायद ज्यादा असर करने वाली है, तो बच्चों की सुरक्षा का यही एक उपाय रहेगा कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, बच्चों को घर के अंदर रखें, तो गर्भवती महिला अपने छोटे बच्चों के साथ घर में ही रहे और स्वयं का 100% टीका कराए। यही एक मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी होना चाहिए। वैक्सीनेशन इज ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, बाकी प्रोटेक्शन तो हमें लेना ही है। टीकाकरण को ये ना समझे कि हमने टीका लगा लिया है तो कोई अपनी बांगी में अमृत भर लिया है। आपको उसके बावजूद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार वालों की और अपने परिवार में बुजुर्ग लोग जो है उनकी सुरक्षा के लिए, और खासकर थर्ड वेव से बचने के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज द ओनली ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अगर गर्भवती महिला टीका लगवाती है तो उनका बच्चा जो है गर्भ में पला वो भी सुरक्षित होगा, तो क्या डॉक्टर ऐसे साइंटिफिक कोई रीजन है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर गर्भवती महिला टीका लगवाती है तो गर्भवती महिला के बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होंगी? ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी एंटीबॉडीज डेवलप होंगी इस टीके से? एंटीबॉडी टाइटर का जो असली रोल होता है, हम ये अगर मान के चलें कि लास्ट ट्राइमेस्टर, आखिरी की तिमाही में अगर आप टीका लगाते हैं जी, तो वो जो एंटीबॉडीज बनती है तो वो बच्चे को भी सेव करती है जी। जैसे कि हम टेटनस का टीका लगाते हैं गर्भवती माता को 8वें महीने में जी, वो जो 8वें महीने तो डिलीवरी के बाद, इसी तरह वैक्सीनेशन जो इंडियन वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये बहुत इफेक्टिव है। गर्भवती महिला को आप लगाएंगे तो सिर्फ हल्का फुल्का बुखार आता है, एक या दो दिन हाथ पैरों में दर्द होता है, इसके अलावा कोई विशेष समस्या नहीं आती। परंतु जो सेफ्टी है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो महिला, अगर महिला सेफ है तो उसके जन्म लिए वो बच्चे को बाद में अपने आप सुरक्षा मिलती है। जी जी डॉक्टर शिरीष, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से संभावित तीसरी लहर को लेकर लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो चेतावनी दे रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि हमें सजग रहने की आवश्यकता है, तो ऐसे में डॉक्टर शिरीष, क्या महिलाओं को कुछ अलग से करने की आवश्यकता है यहाँ पर? क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, या यूं कहें कि जो संभावित लहर है, उसमें महिलाओं पर कुछ अलग तरीके से प्रभाव देखने को मिलेगा इस कोरोना का? हम ये चाहेंगे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पौष्टिक भोजन और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
हमने ये देखा हमारे देश में पाई जाती है, जबकि विटामिन डे सूर्य की रोशनी से निःशुल्क आपको मिले जी की सूर्य की रोशनी को एक तरह से ऐसा माना गया है कि कोरोना की बीमारों को रोकने के लिए तो डॉक्टर शिरीष से हमारा संपर्क टूट गया है। हम एक बार फिर से कोशिश करें, हमारी टीम कोशिश कर रही है कि हम एक बार फिर से डॉक्टर शिरीष से संपर्क करें। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जितनी अभी तक बात हमारी हुई है डॉक्टर शिरीष को, जिस तरीके से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, इससे साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि हमें सावधानी अभी भी बरतने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से डॉक्टर शिरीष ने इस बात का जिक्र किया कि लोगों को वैक्सीन लग रही है, वैक्सीनेशन अभियान जो है इस वक्त भारत में जारी है कि बेहद तेजी से, लेकिन ऐसे में हमें सावधानियां अभी भी बरतने की आवश्यकता है। हमें इस बात को भूलना नहीं होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें जिस तरीके से हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे, जिस तरीके से तमाम गाइडलाइंस सरकार की ओर से जारी की गई हैं, उन गाइडलाइंस का पालन हमें अभी भी करना होगा। आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट एक डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन है। अगर बात डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर करें कि डेल्टा वेरिएंट आखिर है क्या, और आपको बता दें कि लगातार विशेषज्ञों का यह कहना है कि तीसरी लहर का कारण ये बन सकता है, और दूसरी लहर में ज्यादातर लोग डेल्टा वेरिएंट के शिकार हुए। जी हाँ, डेल्टा वेरिएंट ने अपना कहर जिस तरीके से दूसरी लहर में बरपाया, उसको हम सभी ने देखा। वहीं आपको बता दें कि डेल्टा वेरिएंट ही म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस इस वक्त बन गया है। कोरोना का आपको बता दें कि हर पल स्वरूप जो है वो बदलना बेहद खतरनाक है। तो वहीं डॉक्टर शिरीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और डॉक्टर शिरीष, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कोरोना को लेकर, जिस तरीके से आपने कहा कि डाइट में बदलाव करके अपने खान पान को बेहतर रख के हम स्वस्थ रह सकते हैं, और डॉक्टर आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि किस तरीके की डाइट को फॉलो कर किस तरीके के खान पान को अपना कर हम कोरोना से बच सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा आयरन की कमी होने के चांसेस रहते हैं जी। तो हमारे भोजन में हरी सब्जियां, पत्तेदार, और मेरे ख्याल से आजकल हर गांव में और हर शहर में सब्जियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाल और चावल में प्रोटीन होता है। क्षेत्र में ऐसी भ्रांतियां होती कि चावल नहीं खाना चाहिए, जब दाल और चावल अगर आप खाते हैं तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो दिन के आहार में 1 कटोरी दाल चावल बहुत जरूरी है। 2 या 3 रोटियां दिन में 3 बार भोजन करना इम्पोर्टेंट, और 1 बार ब्रेकफास्ट लेना बहुत जरूरी है। और 1 गिलास दूध अगर ले ले तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। ये बड़ी साधारण सी चीज है। ग्रामीण क्षेत्र में गुड़ का बड़ा प्रचलन होता है, और गुड़ में सबसे ज्यादा आयरन होता है। तो हम चाहेंगे गुड़ और मूंगफली की गुड़ पट्टी अगर लोग बना के घर में रख लें या लड्डू बना के रख लें, 1 लड्डू रोज सेवन करते रहें, तो आपके बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपका एनीमिया से बचे रहोगे। और मैं शर्तें कह सकता हूँ, कोरोना से भी आप इस तरीके से पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन लेके आप इससे भी बच सकेंगे। जी डॉक्टर, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई महिला या यूं कहें कि कोई गर्भवती महिला कोरोना का शिकार हो जाती है, तो ऐसे में वो किस तरीके से बचे, किस तरीके से कोरोना के दुष्प्रभाव से बचे और कोरोना उन पर हावी ना हो, वो क्या कुछ अपनाए? जी, अभी हमारे हॉस्पिटल में खुद कोरोना की गर्भवती महिला भर्ती है जी। और हम ये देख रहे हैं कि उसमें कोई विशेष सिम्टम नहीं है। साधारण उसको बुखार है, सर्दी खांसी है, बाकी कोई विशेष सिम्टम नहीं है। जनरल एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, जिंक, फोलिक एसिड। जिंक, फोलिक एसिड और विटामिन सी, इन 3 एंटीबायोटिक, ये विटामिन का बहुत ज्यादा रोल पाया गया है कोरोना के खिलाफ। और धीरे धीरे WHO ने भी ये कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरे जो महंगी दवाइयां हैं उनका कोई रोल नहीं है। संतुलित आहार, विटामिन सी, जिंक और फोलिक एसिड। डॉक्टर इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे एक दर्शक संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम इंडिया न्यूज ओपीडी में। पूछिए, आपका सवाल क्या है? डेल्टा वेरिएंट है क्या और इससे बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, और अगर किसी को हो जाए तो क्या करना चाहिए? कोरोना के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। जैसे सर्दी जुकाम का एक वायरस होता है, उसके कम से कम 1 लाख से ज्यादा वेरिएंट पैदा हो चुकी है दुनिया में। ऐसे ही कोरोना के रोज नए वेरिएंट हो रहे हैं। वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बदलाव करता है शरीर में। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और अब नया वेरिएंट जो आया है डेल्टा प्लस, और अभी विदेशों में लैम्डा भी चालू हो गया। तो हमें इनके वेरिएंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
हमें ये ध्यान देना है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। सबसे पहली बात है कि मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ की जगह नहीं जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जब भी बाहर निकले और बाहर से आए तो दिन में 4-6 बार साबुन से हाथ धोए। मेरे ख्याल से सैनिटाइजर का उतना ज्यादा रोल नहीं है जितना साबुन से हाथ धोने का है। हम अगर एक 10 रुपए की साबुन की बट्टी से दिन में 4 बार हाथ धोएंगे तो आपको वायरस से संक्रमण होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। दूसरी चीज पौष्टिक आहार, वो तो यूजुअली हम लोग पौष्टिक आहार लेते हैं, पर कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में बैठना, अपनी छत पे बैठिए, जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा। और विटामिन सी के लिए संतरे और नींबू ऐसे जो फल हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो लेते रहना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिकली बॉडी का रेजिस्टेंस बनता है। और अब तो विदेशों में भी ये बात आ गई है कि वायरस के खिलाफ सिर्फ एंटीबॉडीज या बॉडी का रेजिस्टेंस या अपना डिफेंस मैकेनिज्म वही एक्टिव करना है आपको, जिससे पौष्टिक भोजन करना है, विटामिन लेना है और फालतू की दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं। हम गर्भवती महिलाओं को भी जस्ट विटामिन सी और विटामिन डी की बात देते हैं, कैल्शियम और आयरन कैल्शियम देते हैं, इसके अलावा कोई दवाई नहीं दे रहे हैं। और हर गर्भवती हमारी महिला इस प्रकार से ठीक हो रही है। मैंने तो इस कोरोना काल में कम से कम ये मान के 9 से 10 हजार गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया है, 1200 से 1500 लोगों के सीजर किए हैं, उसमें कई गर्भवती महिलाओं के सीजर भी हो गए। पर मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा, इतने सारे मरीजों के बावजूद भी परसेंटेज ऑफ कोविड इन प्रेग्नेंट लेडीज वॉज वेरी लेस। बहुत कम लोगों को कोरोना गर्भवती महिलाओं को पाया गया। ये भगवान का शुक्रिया अदा है और ये आप सबका सहयोग है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं घरों के अंदर रहती है, भीड़ भाड़ में नहीं जाती, जिससे उनको संक्रमण की गुंजाइश भी कम रहती है। बिल्कुल। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया हो। डॉक्टर, आपका रुख करना चाहेंगे और यहाँ पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर। अगर किसी महिला को पीरियड्स हो रही हैं और वो उस दौरान वैक्सीन ले तो क्या उनके लिए ठीक रहेगा? जी हाँ, वैक्सीन एक शील्ड है, जी। ये सुरक्षा कवच है। अगर हम जी। साधारण भाषा में बात करें तो ये एक हेलमेट है आपके सिर के ऊपर रखा हुआ। जी। तो हेलमेट आप तो अब बुखार आ रहा है तो भी आप लगा सकते हैं और कोई महिला गर्भवती है तो भी लगा सकती है। इस तरह से वैक्सीन हम गर्भवती महिला को, लैक्टेटिंग मदर को और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर चालू है तो उसको भी दे सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी ये एक सेफ्टी है कुल मिला के। जी। डॉक्टर, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उनके तमाम दवाइयां और भी चल रही हैं, तमाम इंजेक्शन उनको और भी लग रहे हैं, और इस बीच वैक्सीन लेना कितना ठीक रहेगा, कितना सुरक्षित रहेगा? अगर मरीज को गंभीर बीमारी है तो मेरे ख्याल से उसको कम से कम 10-15 दिन तक अपनी बीमारी का पहले इलाज कर लेना चाहिए। और जो नॉर्मल स्टेज में आ जाए, मतलब उसका बुखार उतर जाए या कोई और समस्या वो कम हो जाए, उसके बाद टीका लगाना ज्यादा सेफ रहता है। अदरवाइज होता क्या है कि हम तो टीका लगाते हैं, उससे कोई नुकसान तो होता नहीं, परंतु उस बीमारी का जो साइड इफेक्ट है वो हमारे टीके को बदनाम करता है। तो वी शुड ट्राई कि कम से कम बीमारी ठीक होने के 15 दिन बाद अपना टीका लगाएं। या कोई बड़ी सर्जरी आपने कराई है, सर्जरी कराने की 1 महीने के बाद टीका लगाइए। इतना प्रिकॉशन लेना आवश्यक है। जी। डॉक्टर, अगर यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उन्होंने टीका लगवा लिया है तो किस तरीके से वैक्सीन उनके शरीर में असर करेगी, किस तरीके से एंटीबॉडीज को डेवलप करेगी, या उतनी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो पाएगी उनके शरीर में जितनी एक आम व्यक्ति के शरीर में होंगी? नहीं, गंभीर बीमारी की डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक तो कोई डायबिटीज का मरीज है तो वो तो कोमॉर्बिडिटी है, उसको तो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको कोविड होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। मान लो कोई हार्ट अटैक का मरीज है और ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसको भी टीका लगाना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप की गंभीर बीमारियों में टीका लगाने में एंटीबॉडी वैसे ही डेवलप होती है जैसे कि नॉर्मल लोगों में। हाँ, ये है कि अगर किसी को कैंसर है और कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स चल रहे हैं, इम्यूनो कंप्रोमाइजिंग हो जाए, मतलब आपका बॉडी का रेजिस्टेंस कम करने वाले ड्रग्स चलते हैं, उन लोगों को हम टीका लगाने के लिए कुछ समय का गैप देने के बाद ही टीका लगाना एडवाइस करते हैं। जी। वहीं डॉक्टर शिरीष, यहाँ पर तमाम भ्रमतियां जो है टीकों को लेकर फैली हुई हैं। लगातार कई लोगों का यह भी कहना है कि टीका लगवाने से नपुंसकता जो है वो आती है, और दूर दराज और गांव के लोग जो हैं इन्हीं वजहों से टीका नहीं लगा पा रही हैं, ना लगवा रही हैं, क्योंकि उनके मन में डर है टीके को लेकर। डर के बारे में तो मैं ये बताना चाहूंगा जी, 16 जनवरी को जब अपने देश में सबसे पहला टीकाकरण आरंभ हुआ था जी, तो सबसे पहला टीका मैंने लगाया था जिला अस्पताल में हमारे, और मेरे पीछे पीछे हमारे सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और हॉस्पिटल केयर डॉक्टर्स और स्टाफ ने सबने टीका लगाया था। और टीका लगाने के आधे घंटे के रेस्ट लेने के बाद मैंने 3 सीजर ऑपरेशन किए थे और 40 नसबंदी ऑपरेशन उसी दिन किए थे जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि टीका लगाने से कोई कमजोरी आती है। मुझे तो टीका लगाने के बाद इस टाइप की स्फूर्ति आ गई और हमारा स्टाफ इतना एक्टिव हो गया। इतने गंभीर मरीजों को देखने के बाद भी टीके को मैं शुक्रवार देना चाहूंगा कि मुझे आज तक कोविड नहीं हुआ, और हमारे साथ जिन लोगों ने टीके 2-2 डोज पूरे लगाए उनको किसी को टीका नहीं हुआ।
इट इज ए वेरी सेफ टीका। ये जरूर है जनरल टीका जो बचपन में हम लगाते थे, बीसीजी का, डीपीटी का, उससे भी हमारे हाथ में थोड़ा सा दर्द होता था, हरारत आती थी, बुखार आते थे। तो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टीके का जो हमें फायदा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो अब ये कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या हमारे जिले में हमने तो ये देखा है कि हम जहाँ एक सेंटर पे 100 टीके भिजवाते हैं वहाँ 200 की भीड़ लग रही है। तो ये भ्रांतियां कम होते जा रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इसी तरह का हर आदमी टीका लगवा ले और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करे तो तीसरी बीमारियां नहीं है। जी डॉक्टर शिरीष, यहाँ पर आपसे तीसरी लहर को लेकर, तीसरी लहर से संबंधित एक सवाल जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि दूसरी लहर में हमें तमाम संसाधनों की कमी देखने को मिली, क्योंकि अचानक से इतने ज्यादा मामले सामने आने लगे थे कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो चरमराने लगी थी। लेकिन डॉक्टर शिरीष, अगर आपसे बात तीसरी लहर को लेकर मैं करूं तो क्या तीसरी लहर में भी इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी? जी, ये मतलब इसमें कोई संकोच नहीं है। दूसरी लहर में हम लोग उस तरीके से तैयार नहीं थे जैसे हम पहली लहर में थे। दूसरी लहर अचानक बड़ी तेजी से आई, जो 50 बिस्तर वाले अस्पताल थे वहां 100 मरीज आ गए, 100 बिस्तर वालों में 200 आ गए। परंतु तीसरी लहर के लिए हम अभी से सजग हो गए। हमने हमारे अस्पताल में 20 बेड का एसएनसीयू बना लिया, 0 से 1 माह के बच्चे के लिए व्यवस्था कर दी है। 1 माह से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए हमने अलग से पेडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण कर लिया है, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली है। और शासन के द्वारा डीआरडीओ का जो ऑक्सीजन प्लांट है उसकी व्यवस्था मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा जगह पर अपने हिंदुस्तान में उसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। प्रशासन सजग है, शासन इस काम पे लगी है कि हम तीसरी लहर आने के पहले हम अस्पतालों को सुसज्जित करें, पूरी व्यवस्था कर लें। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है तो उससे निपटने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शिरीष, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे छोटे बच्चों को लेकर, जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है, लगातार विशेषज्ञों का ये कहना है कि संभावित तीसरी लहर में जो छोटे बच्चे हैं वो अधिक संक्रमित होंगे। तो डॉक्टर, यहाँ पर छोटे बच्चों को हम किस तरीके से सेफ रखें तीसरी लहर से या कोरोना से? क्योंकि छोटे बच्चों के साथ एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि वह मास्क नहीं लगाते या छोटे बच्चों का दम घुटने लगता है, जल्द ही वो मास्क उतार कर फेंक देते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा तीसरी लहर जो आएगी वो हमारी गलती से ही आने वाली है। क्योंकि अगर आपको याद है सेकेंड लेयर जो लहर आई थी वो 20 वर्ष से 40 से 50 वर्ष के लोगों में आई थी, क्योंकि वो मार्केट में घूमते रहते थे। अब ये घूम फिर के बीमारी पकड़ लेते हैं। अब बीमारी पकड़ के अब ये अब घर में लाके अपने बच्चों को फैला रहे हैं। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि जो घर से बाहर ज्यादा घूमते हैं वो जब घर में आए तो जरूर मास्क लगाएं। अपने बच्चों से जो मिलते हैं उस समय मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये घर का आदमी ही अपने बच्चों को बीमारी फैलाएगा। बच्चे तो बाहर निकल ही रहे हैं, स्कूल कॉलेज तो बंद है, उनको बीमारी होने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। परंतु हम जो बाहर घूम रहे हैं वो जब घर आते हैं वो अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, नहाना और मास्क लगा के बच्चों से मिलना या बुजुर्गों से मिलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें जरूर बताना चाहूंगा कि बच्चों का रेजिस्टेंस जो बाकी लोगों से बहुत अच्छा होता है। उनके अंदर एक थाइमस ग्लैंड होती है जो अलग से एंटीबॉडीज उनके बहुत जल्दी बना देती है। तो एक नैसर्गिक उनके पास रेजिस्टेंस होता है। तो ये देखा गया है कि बच्चों में अगर कोविड होता है तो माइल्ड डिग्री का होता है, उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। तो ये भगवान की तरफ से नैसर्गिक हमें एक ये कहना चाहिए इम्यूनिटी दी हुई भगवान ने कि छोटे बच्चों में कोविड माइल्ड होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं रहेगी। बहुत ही कम परसेंटेज के बच्चे ऐसे रहेंगे जिन्हें हमें भर्ती करना है और उसके लिए हम खुद जवाबदार रहेंगे। अगर हम अपने बच्चों की सुरक्षा की अगर व्यवस्था हम खुद नहीं करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं पालेंगे और अपना टीकाकरण नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी देश में बच्चों का टीकाकरण आरंभ नहीं हुआ, परंतु बच्चों से पहले हम 20 से 40 वर्ष के सब लोग अगर इम्यूनाइज हो जाते हैं तो बच्चों तक ये बीमारी पहुंचेगी ही नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर, आपसे एक सवाल यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों को हम किस तरीके से सुरक्षित रखें उनके खान पान में बदलाव कर कर, क्योंकि कहीं ना कहीं खान पान भी एक अहम भूमिका निभाता है कोरोना से लड़ाई में। हमारे देश में या सभी जगह हमने देखा है कि परिवार के लोग बच्चों के प्रति बड़े सजग रहते हैं, उनके खान पान का विशेष ध्यान देते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाई प्रोटीन डाइट। तो दूध की उपलब्धता हमारे देश में बहुत ईजी है, तो हम कोशिश करें कि बच्चे को 1 गिलास दूध सुबह शाम मिल जाए। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो अगर उबला अंडा उसको खिला दें, और जो वेजिटेरियन है काजू बादाम अखरोट, अगर एक काजू बादाम अखरोट भी आप रोज खिलाते हैं या गुड़बट्टी बना के आप खिलाते हैं तो ये आपके बॉडी के रेजिस्टेंस को डेवलप करता है। और सबसे ज्यादा अगर सप्लीमेंटेशन हमारे यहाँ शासन की तरफ से टीकाकरण बहुत जरूरी है।